नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, बेंगलुरु से स्पेशल रिपोर्ट के विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूं अमिताभ सिन्हा। मैं इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद हूं, जहां कल से शुरू होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी की 2 दिनों की बैठक। आपको आश्चर्य होगा, इस बैठक में मंथन होगा, महामंथन होगा, पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। आपको इस बात पर भी आश्चर्य होगा कि आखिर पिछले 30 सालों में सबसे बड़ा जनादेश लेकर सत्ता में पहुंची पार्टी, जो अब से हाल ही में जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसको महामंथन की जरूरत क्यों आन पड़ी। जाहिर है, भूमि अधिग्रहण बिल पर आ रही बाधाएं हैं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद जो रिपोर्ट कार्ड पर लाल निशान लगा है, उसके बाद बिहार और आने वाले चुनाव पर चिंता है, आगे तय करनी है दिशा। ऐसे में महामंथन पार्टी के लिए काफी जरूरी है और इसीलिए कल से 2 दिनों का मंथन पार्टी में शुरू हो रहा है। अपनी स्थापना के 34 साल बाद भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास की सबसे बड़ी सफलता के शिखर पर है। हाल ही में आई खबरों के मुताबिक बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बन गई है। अब पार्टी के सामने बड़े बड़े लक्ष्य हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इस नजरिए से भविष्य का रोड मैप तय करने के लिए शुक्रवार 3 अप्रैल से बेंगलुरु में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के भाषण से होगी, जिसमें बैठक का एजेंडा सामने रखा जाएगा। कल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी करेंगे और बैठक का समारोह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी 111 सदस्य बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के सभी पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम दिग्गज नेता बैठक में शामिल होंगे। अध्यक्ष के भाषण के बाद मोदी सरकार की विदेश नीति पर प्रस्ताव आएगा। देश का मान बढ़ाने के लिए पीएम मोदी की प्रशंसा की जाएगी। बीजेपी के महामंथन में विदेश नीति पर प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एजेंडे पर विचार शुरू होगा। पार्टी की कोशिश होगी कि 10 महीने के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों को जोर शोर से जनता के बीच पहुंचाया जाए। आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर के अजीब उत्साह है और विशेषकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति यहाँ पर एक बहुत ही प्रभावी उसका असर रहने वाला है। उपलब्धियों के बखान के साथ ही कार्यकारिणी का जोर पार्टी और सरकार के लिए साफ और दूरंदेशी वाले लक्ष्य पेश करने पर भी होगा। इसी नजरिए से सरकार और पार्टी दोनों के सामने आ रही चुनौतियों पर बहस और नीति तय होगी। फिलहाल बीजेपी और सरकार दोनों के ही सामने सबसे बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण बिल पर बना माहौल है। पार्टी को लगता है कि इस मोर्चे पर कांग्रेस बढ़त बना रही है, जिसे रोकने के लिए 3 अप्रैल को ही भूमि अधिग्रहण बिल पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा। बीजेपी सदस्यों को भूमि अधिग्रहण बिल के फायदे बताए जाएंगे। पार्टी से सरकार का पक्ष जनता तक पहुंचाने को कहा जाएगा। शाम को पीएम मोदी एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। 4 अप्रैल को राजनीतिक प्रस्ताव पास होगा। राजनीतिक प्रस्ताव में आर्थिक पहलू भी शामिल होगा। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली शर्मनाक हार पर भी चर्चा हो सकती है। चर्चा इस बात पर होगी कि आखिर चूक कहां हो गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इसी साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव की रणनीति पर भी विचार होगा। सामूहिक नेतृत्व की इस वक्त सख्त आवश्यकता है और सामूहिक नेतृत्व का फैसला सामूहिक नेतृत्व दिल्ली का करेगा और दिल्ली का सामूहिक नेतृत्व करेगा। उसमें भी जो सबसे बड़े नेता हैं, सबसे जादूगर नेता हैं, सबसे डैशिंग, सबसे डायनेमिक हैं, वो नरेंद्र मोदी करेंगे। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी सक्रिय थे, तब तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन उनके मार्गदर्शन भाषण से होता था। इसके बाद आडवाणी का मार्गदर्शन भाषण होता आया है, लेकिन इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन पीएम मोदी के भाषण से होगा।
सवाल उठे तो पार्टी को इस पर सफाई भी देनी पड़ी है। बीजेपी का कहना है कि वो वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेती रहेगी, लेकिन सूत्रों की माने तो वक्ताओं की फहरिस्त में लालकृष्ण आडवाणी का नाम नहीं है। ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि क्या पार्टी का मार्गदर्शक मंडल सिर्फ नाम का रह गया है। कैमरामैन दिनेश के साथ अमिताभ सिन्हा, बेंगलुरु, IBN 7। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के सामने आ रही चुनौतियों पर विचार भी होगा और साथ ही साथ जो सरकार की 10 महीने की उपलब्धियां हैं उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी मंथन होगा। जाहिर है एक इसका सबसे बड़ा उपाय है भूमि अधिग्रहण पर बिल पर जो बाधाएं आई हैं पार्टी के सामने, उसको कैसे दूर किया जाए। इस पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी कल होगा, जो पूरे डेलीगेट्स को यह समझाया जाएगा कि कैसे भूमि अधिग्रहण बिल जो है वो किसान विरोधी नहीं है, वो किसानों के हित में है और विकास की राह पर ले जाएगा। तो जाहिर है एक एजेंडा यह भी है कि सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का पूरा एजेंडा इस बैठक में चर्चा में आएगा। आज देश के लिए मरने का समय नहीं है, आज देश के लिए जीने का समय है। अब कमल सारे हिंदुस्तान में देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में पूरी तरह से खिल चुका है। एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीटें मिली हो। ये आवाजें 10 महीने पहले देश में आई सियासी सुनामी के बाद सुनाई दी थी। किसी भी पार्टी को 30 साल में पहली बार ऐसी जीत नसीब हुई थी। 1984 में 2 सीट जीतने वाली पार्टी ने 282 का आंकड़ा छूकर 3 दशक में बहुमत वाली पहली सरकार बनाई। 26 अप्रैल को देश को नया प्रधानमंत्री मिला, नई सरकार मिली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि केंद्र में मोदी सरकार को आए 10 महीने बीत गए हैं। सरकार के सामने चुनौतियां अपार थीं। आर्थिक मंदी का साया, दुनिया में भारत की खराब आर्थिक साख, अमेरिका जैसे बड़े देशों से तनाव वाले रिश्ते। मोदी सरकार ने शॉर्टकट नहीं चुना, चुनौतियों से सीधे टकराने का फैसला किया। विदेश नीति से लेकर घरेलू मोर्चे तक सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद हुआ। सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं हमने करके दिखाया। बेशक पिछले 10 महीनों में मोदी सरकार ने विदेश नीति से लेकर विकास नीति तक सार्थक और पुख्ता पहल की है, लेकिन अच्छी सोच और नतीजों के बीच के अंतर को पाटना आसान नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन विदेश नीति तो दूसरे दिन आर्थिक नीति पर जमकर मंथन होगा। अच्छी नीतियों और बेहतर नतीजों में अंतर की ये चुनौती फिलहाल भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर भी है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल में जो बदलाव किए हैं वो विरोधी दलों से लेकर भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा अन्ना हजारे के भी निशाने पर हैं। सरकार पर बिल को किसान विरोधी और कॉरपोरेट हितों का रक्षक बनाने के आरोप लग रहे हैं। सरकार इसे विपक्ष का फैलाया भ्रम कहती है। 13 कानून जो कि भूमि अधिग्रहण कानून के बाहर थे और जिसके कारण किसान को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला था, उसको हम इस नए कानून के दायरे में ले आए ताकि किसान को पूरा मुआवजा मिले और उसको सारे हक प्राप्त हो। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भूमि अधिग्रहण पर फैले बवाल पर विचार होगा कि सरकार की अच्छी नीयत कैसे साफ की जाए, भूमि अधिग्रहण पर किसान हितैषी मुद्दों का प्रचार कैसे हो, ग्रामीण भारत की तरक्की की बात किसानों तक कैसे पहुंचाई जाए। बेमौसम बरसात से किसानों की चिंता और गहरी हो गई है। तो कर्जा लेकर सब फसलें बोई, अब जो कर्जा देना है काय में से देंगे, इस साल फिर बर्बाद हो। अब तो क्या मेरे पास एक ही रास्ता है सर, एक तो ये जमीन बेचने की। अनुमान यह भी है कि इस बार अल नीनो के असर से देश में सूखा भी पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो न सिर्फ खाद्यान्न का संकट पैदा होगा बल्कि महंगाई भी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। असर आर्थिक नीतियों पर भी पड़ेगा। शनिवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आखिरी दिन आर्थिक प्रस्ताव और राजनीतिक प्रस्ताव पर भी जोर रहेगा, जिसमें मौजूदा आर्थिक हालात के साथ साथ निवेशकों में भरोसा जताने के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इस पर माथापच्ची होगी। 10 महीने के शासन में मोदी सरकार ने कई बड़े आर्थिक फैसले लिए हैं। मसलन जनधन योजना, रक्षा क्षेत्र में 49% विदेशी निवेश, बीमा क्षेत्र में 49% विदेशी निवेश, डिजिटल इंडिया, डीजल पर सरकारी नियंत्रण का अंत, मेक इन इंडिया।
सरकार के ये बोल्ड फैसले हैं, लेकिन इनका फायदा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कई पेचीदा गुत्थियों को भी सुलझाना है। आज हम संकल्प कर सकते हैं क्या कि फलानी तारीख को जो हमारी करेंसी छपेगी उस करेंसी का कागज भी इंडियन होगा और इंक भी इंडियन होगी। ऐसा नहीं चल सकता। देश के आर्थिक कायापलट का यह सपना प्रधानमंत्री मोदी विदेशी निवेश और विदेशों से मजबूत संबंध बनाकर करना चाहते हैं। यही वजह है कि 10 महीने में मार्च तक प्रधानमंत्री मोदी 15 देशों के चक्कर लगा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई बड़े नेता भारत आ चुके हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन पार्टी विदेश नीति में की गई इस पहल के फायदे लोगों तक पहुंचाने के मुद्दे पर भी विचार करेगी। अमिताभ सिन्हा, बेंगलुरु, IBN 7। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व सफलता पाई। फिर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी पार्टी को अपार सफलता मिली। जाहिर है इसके बाद दिल्ली के चुनाव में करारी हार से पार्टी के रिपोर्ट पर लाल निशान जरूर लग गया। ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगा बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे मुश्किल राज्यों के लिए सफल राजनीति बनाना। बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तैयारियों के बीच बीजेपी की उस सफलता के चर्चे हैं जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। $2 खरब वाली दुनिया की 10वें नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था से दुनिया की दूसरे नंबर की $10 खरब वाली चीन की अर्थव्यवस्था बहुत आगे है। आबादी में भी वो भारत से आगे है, लेकिन सबसे बड़ी सियासी पार्टी के मामले में भारत ने उसे पीछे छोड़ दिया है। दावों के मुताबिक बीजेपी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी बड़ा सियासी दल बन चुकी है। जो एक महाअभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है सदस्यता का, जिसमें बीजेपी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। पूरे पदाधिकारियों ने करतल ध्वनि से अध्यक्ष जी का और जो लोग इस टीम में लगे थे उनका स्वागत किया। इस कामयाबी को पुख्ता करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक कार्य योजना पेश किए जाने की चर्चा है, जिसमें बीजेपी का दायरा उन राज्यों में बढ़ाया जाएगा जहां वो नंबर 1 की हैसियत में नहीं है। बीजेपी का जोर 7 राज्यों में दायरा बढ़ाने पर है। ये राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। आम चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सामने कांग्रेस मुक्त भारत का लक्ष्य रखा था। इसमें शक नहीं है कि लोकसभा चुनाव की भारी सफलता के बाद उसे इस मामले में कामयाबी भी मिली। इस कामयाबी में बड़ा हाथ यूपी के प्रभारी अमित शाह का भी रहा, जो उन्हें पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी तक ले गई। काल्पनिक क्षमता के धनी हैं अमित शाह जी, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, संगठनात्मक कुशलता जो चाहिए संगठन को चलाने की, वह भी उनके अंदर है। शाह और मोदी की जोड़ी का कमाल हरियाणा और झारखंड में भी दिखा। महाराष्ट्र में पार्टी को बड़ी सफलता मिली। जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार बनाने में मिली कामयाबी भी मोदी और शाह की जोड़ी के लिए जीत की ट्रॉफी साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों एक उपलब्धियां रही हैं जिनको मील का पत्थर माइलस्टोन्स कहा जा सकता है। एक के बाद एक चुनावों में विजय प्राप्त करना प्रदेशों में, भले ही वो महाराष्ट्र है, भले ही हरियाणा है। और एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जम्मू कश्मीर प्रदेश में न केवल एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करना, बल्कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सरकार का गठन होना। मगर जम्मू कश्मीर में मिली कामयाबी चुनौती भी साथ लेकर आई है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी पीडीपी और बीजेपी की विचारधारा दो विपरीत ध्रुवों की तरह है। गठबंधन सरकार बनते ही सईद के विवादित बयानों से पीडीपी की अलगाववादियों के प्रति नरमी ने बीजेपी की राष्ट्रवादी छवि के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। क्या पार्टी जम्मू कश्मीर के मुश्किल चुनौती से निपटने के लिए कोई कार्य योजना बनाएगी? निगाहें इस पर भी हैं। इस चुनौती को दिल्ली में केजरीवाल के हाथों में लिहार ने और मुश्किल बनाया है। लिहाजा माना जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस साल होने वाले बिहार और अगले साल होने वाले बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ठीक पहले अमित शाह बिहार के दौरे पर थे। वहीं 2017 में उत्तर प्रदेश में होने वाला चुनाव भी अभी से उनके एजेंडे में बताया जा रहा है, जहां उन्होंने आम चुनाव में बड़ा कमाल दिखाया था।
उत्तर प्रदेश के अंदर हर बूथ का गठन किया गया, तहसील यूनिट, जिला यूनिट और प्रदेश यूनिट सबको एकजुट होकर फिर से बनाया गया और संगठन को चुस्त दुरुस्त किया गया। पूरे उत्तर प्रदेश को 21 हिस्सों में बांटकर हर क्लस्टर की एक अलग स्ट्रेटेजी बनी, इसके तहत चुनाव हुआ। लेकिन आम चुनाव में बीजेपी को विपक्ष में होने का फायदा मिला था। इस बार केंद्र में सत्ता में रहते हुए उसे विजय की रणनीति तैयार करनी होगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है। मैं अमिताभ सिन्हा इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद हूं। हम आपको बता रहे थे कि संघ और बीजेपी के बीच तालमेल कैसे बना रहे, इस पर जरूर मंथन हो रहा होगा और बैठक कार्यकारिणी में इस पर मंथन जरूर होगा, ये तो साफ है, क्योंकि संघ के कई वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद हैं। 2-3 वरिष्ठ नेता इस बैठक में तमाम क्रियाकलाप को देखेंगे और पार्टी क्या आगे बढ़ने के लिए क्या तैयारी करी, इस पर भी संघ के नेता मौजूद होंगे। संघ का बहुत बड़ा रोल रहा है, मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में, खासकर इस बात को लेकर कि बूथ लेवल से लेकर वैचारिक रूप से पार्टी का प्रचार करने में काफी हद तक संघ का बोलबाला था। लेकिन खबरें यह भी आ रही हैं कि संघ के साथ थोड़ा तालमेल पार्टी और सरकार का गड़बड़ा रहा है। इस तालमेल को वापस फिर से कैसे बिठाया जाए, इस पर चर्चा और मंथन जरूर होगा इस कार्यकारिणी की बैठक में। आज हमने जो कुछ भी पाया है वो 5 पीढ़ी खप गई है तब आया है। वाकई पीढ़ियां खप गई, तब जाकर चुनावी महासमर के स्कोर कार्ड पर वो आंकड़ा टंग सका जिसने लोकतंत्र की दहलीज पर अपना सिर झुका दिया। पांच पीढ़ियों के इस संघर्ष में बीजेपी का 34 साल का इतिहास ही नहीं, उसकी पूर्वज पार्टी जनसंघ का भी इतिहास है, यानी करीब 63 साल। सोलह मई के इस ऐतिहासिक जश्न के मौके पर दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर नागपुर का एक दफ्तर भी अपने योगदान पर इतरा रहा होगा। यह दफ्तर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। बीजेपी के सांस्कृतिक और वैचारिक मार्गदर्शक का, जिसने इस महाजीत के लिए संघर्ष में 5 से कहीं ज्यादा पीढ़ियों को खपा दिया। सच ये भी है कि यह महाजीत न होती तो संघ को भी नए दौर में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता। स्वाभाविक है कि 2014 के परिणाम के बाद संघ और संघ के से जुड़े सभी संगठनों को यह अनुभूति हुई कि उनकी ताकत क्या है। क्योंकि 2014 में पहली बार संघ ने निर्णय किया कि सड़क पे और बूथ पर जाकर चुनाव परिणाम को बदलने की कोशिश करेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही संघ प्रचारक रहे हैं। जून 2013 में जब मोदी को गोवा कार्यकारिणी में चुनाव कैंपेन समिति का अध्यक्ष चुना गया, तब आडवाणी ने तमाम पदों से इस्तीफा देकर अपनी नाखुशी जाहिर की। लेकिन संघ के दखल के बाद उन्हें कोप भवन से वापस आना पड़ा। ये कहानी तब भी दोहराई गई जब सितंबर में मोदी पीएम पद के प्रत्याशी बन गए। जाहिर है मोदी की जीत में संघ की जीत भी है। इस जीत ने बीजेपी के साथ संघ में नई जान फूंक दी। सत्ता में आने के बाद मोदी विकास के एजेंडे पर आगे बढ़े तो संघ और उसके प्रभाव मंडल में काम करने वाले छोटे छोटे संगठन अपने एजेंडे पर काम करने लगे। खोई हुई सत्ता जो पृथ्वीराज के समय में दिल्ली की सत्ता हमारे हाथ से निकल गई थी, शायद 800 वर्ष बाद पहली ये वही सत्ता फिर से कायम हुई है। संघ और साथी संगठनों के बयानों से पैदा हुए विवादों के बवंडर से संघ और बीजेपी में तालमेल की ज्यादा जरूरत नजर आने लगी है। विचारों में यह अंतर मोदी सरकार और संघ की स्वदेशी जैसे मुद्दों की परिभाषा में भी दिखता है। संघ जहां परंपरागत रूप से स्वदेशी आर्थिक नीति का पैरोकार रहा है, वहीं मोदी सरकार का मेक इन इंडिया कार्यक्रम विदेशी मदद से स्वदेशी अर्थनीति लागू करना चाहता है। मैं देश के टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूं
जैसे मैं विश्व को कहता हूं मेक इन इंडिया, मैं देश के नौजवानों को कहता हूं हमारा सपना होना चाहिए कि दुनिया के हर कोने में ये बात पहुंचनी चाहिए, मेड इन इंडिया। सोच के इस फर्क को पाटने के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विचार होगा या नहीं, ये साफ नहीं है। लेकिन ये सच है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती मनाने जैसे फैसले दोनों को और नजदीक लाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जन्मशती के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद जनसंघ के दूसरे महासचिव थे। सामान्य व्यक्ति के जीवन में शुचिता का आग्रह कैसे हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमने जो रास्ते दिखाए थे उसमें विचार की जितनी ताकत थी उससे ज्यादा ताकत आचार की थी। और आचार परमो धर्म, इस भाव से हम चले हुए लोग हैं, उसको हम कैसे निभाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शताब्दी पर्व के लिए पार्टी भी सोचे, सरकार भी सोचे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद संघ और पार्टी के ये रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अमिताभ सिन्हा, बेंगलुरु, IBN 7।